हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत में जातीय हिंसा और जातीय भेदभाव का इतिहास बहुत पुराना है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय समाज में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार जारी रहे। संसद ने इसी चुनौती से निपटने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 बनाया। इस कानून का उद्देश्य सिर्फ अपराधों को सजा देना ही नहीं, बल्कि दलितों और आदिवासी समुदायों की गरिमा की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना था। यह एक्ट मानता है कि जातीय अत्याचार कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि सामाजिक और संरचनात्मक भेदभाव का परिणाम है। वास्तव में इसी एक्ट में एक धारा है जो है धारा 18 यानी कि सेक्शन 18, जो कि CRPC के प्रावधान सेक्शन 438 जो अब की भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 482 हो गई है। वो कहती है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अरेस्ट से पहले एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, यानी कि अग्रिम जमानत ले सकता है। लेकिन SC/ST एक्ट का सेक्शन 18 कहता है कि अगर प्राइमा फेसाई यानी कि पहली नजर में SC/ST एक्ट के तहत अपराध बन रहा है तो आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। इस बार के पीछे, इस रोक के पीछे तर्क यह है कि अगर शक्तिशाली आरोपी जैसे कि लोकल लीडर्स हुआ, कोई दबंग हुआ या अपर कास्ट ग्रुप्स हुए, तो ये कंप्लेनेंट को डराते हैं, धमकाते हैं, और अगर उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो वे गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं और शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, या कि पीड़ित पर और भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट ने साफ साफ कहा कि प्री ट्रायल प्रोटेक्शन यानी कि अग्रिम जमानत जैसी कोई भी प्रावधान सेक्शन 18 के तहत नहीं मिलेगी दलित एट्रोसिटीज एक्ट में। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। वास्तव में बंबई हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, इसलिए यह न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है और इसी न्यूज पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे करंट के सभी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाया करेंगे, प्रतिदिन मिल जाया करेंगे, और आपको यूपीएससी की तैयारी में जो भी हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, वह जानकारियां भी आपको यहीं पर मिल जाया करेगी। तो आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं। ये केस क्या था? सबसे पहले हम जानते हैं केस के बारे में। ये केस है किरण वर्सेस राजकुमार जीवाराज जैन का वाद, जिसमें अभी कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि नवंबर 2024 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो किरण जो है, जो एक SC समुदाय की महिला है, उन्होंने दबाव में आकर वोट डालने से मना कर दिया। आरोप लगाया गया कि राजकुमार जैन और अन्य ने उन पर हमला किया, लोहे की रॉड से मारपीट करी, जाति सूचक गालियां दी, घर जलाने की बात करी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी, और ये सब जो कुछ हुआ वो जनता के सामने हुआ, लोगों के सामने हुआ, उनके घर के ही सामने हुआ। तो इस मामले में निचली अदालत ने कहा कि इस FIR में जो कास्टिस्ट इंटेंट है, जो जातिवादी सोच है, वो साफ साफ दिख रही है, और गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट जो हैं वो भी कोरोबोरेट करते हैं इसके साथ साथ। इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल को उन्होंने खारिज कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। वहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने यह कहा कि केस एक राजनीतिक साजिश है और इसको बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया है, इसमें आरोप में इनकंसिस्टेंसी है और इसीलिए अग्रिम जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने इस पर डिसीजन दिया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया और कहा कि हाईकोर्ट ने जुरिस्डिक्शनल एरर करी है और FIR को एप्रिसिएट करने की जरूरत ही नहीं थी इस केस में। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रखा कि नहीं, यहां पर हाईकोर्ट से गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से कहा क्या क्या, वह भी समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जो सेक्शन 18 SC/ST एक्ट है, उसके अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो आरोपी को किसी भी हालत में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, इसलिए वह अग्रिम जमानत का अधिकारी नहीं है। इसका उद्देश्य गवाहों और जो पीड़ित है उसको डराने, धमकाने या केस से पीछे हटाने के से बचाना है।
दूसरा, इन्होंने कहा कि मिनी ट्रायल पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई कि उसने एफआईआर और गवाहों के बयानों की गहराई की जांच करके यह निष्कर्ष निकाला कि मामला राजनीतिक है और अतिशयोक्तिपूर्ण है, जो कि अदालत के हिसाब से अगर देखा जाए कि इस स्थिति में, इस स्टेज पर जमानत के स्तर पर साक्ष्यों को गहराई में नहीं जाया जा सकता है। न्यायालय को सिर्फ यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया आरोप बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जमानत देने से पहले आप मिनी ट्रायल नहीं कर सकते। तीसरा, सार्वजनिक दृष्टि की भी व्याख्या की है, और सार्वजनिक दृष्टि यानी कि पब्लिक व्यू की बात हुआ कि सब कुछ लोगों के सामने हुआ। तो अधिनियम की जो धारा है, SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R है, वो कहती है यदि किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति को सार्वजनिक दृष्टि में अपमानित किया जाता है या अपशब्द कहे जाते हैं तो वह अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि मामला घर के बाहर हुआ है और अन्य लोगों ने उसे देखा है तो यह सार्वजनिक दृष्टि में किया गया अपराध माना जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने मतदान से जुड़ी प्रतिशोध की कार्यवाही पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी अधिनियम की धारा 3(1)O के अंतर्गत यदि व्यक्ति SC/ST को मतदान के अधिकार के प्रयोग पर धमकाया जा रहा है या प्रतिशोध लिया जा रहा है तो यह एक विशेष अपराध बनता है। इस मामले में सीधे तौर पर वोट न डालने से जुड़ा हुआ था, इसीलिए यह धारा लागू हो जाती है। और अदालत ने कहा यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है बल्कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी हमला है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की गलती को भी मार्कआउट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एफआईआर को यह कहकर अगर खारिज किया है कि मामला राजनीतिक है, मनगढ़ंत है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो यह न्यायिक सीमा का उल्लंघन किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि यह ज्यूरिसडिक्शनल इलीगैलिटी है। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में यह अधिकार केवल ट्रायल कोर्ट का है कि वह साक्ष्यों को परखे और उस पर टिप्पणी करे। जमानत की सुनवाई के दौरान इस तरह का विस्तृत विश्लेषण करना अपने आप में गलत है। तो अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की कितनी तल्ख टिप्पणियां हैं और कितनी प्रोटेक्टिव अप्रोच है टुवर्ड्स द SC/ST एक्ट। तो यहां से यह चीज समझ में आती है। और इन सारे मामलों को अगर हम एक विस्तृत नजरिए से देखें और विस्तृत नजरिए से उस पर हम सोच समझ को रखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए अगर हम विस्तृत नजरिए से देखते हैं तो विस्तृत नजरिए से अगर हम देखें तो कई सारे दृष्टिकोण इसमें सामने आते हैं। सबसे पहला मामला सामाजिक न्याय का सामने आता है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का मामला सामने आता है, क्योंकि यह फैसला याद दिलाता है कि SC/ST एक्ट कोई साधारण कानून नहीं है, यह कोई आपराधिक साधारण सा कानून नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का एक टूल है, एक उपकरण है। दलितों और आदिवासियों को प्रायः सत्ता, जातीय वर्चस्व और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है। अग्रिम जमानत पर रोक यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी पीड़ितों और गवाहों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना को मजबूती देने वाला है। दूसरा इस निर्णय से जो बड़ा मुद्दा सामने आता है, जो दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हैं, वो यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामुदायिक सुरक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामुदायिक सुरक्षा। अगर इस दृष्टिकोण से देखें, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी और कम्युनिटी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, तो आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि अग्रिम जमानत पर रोक जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की आर्टिकल 21 में दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बहुत स्पष्ट है कि जब मामला सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक उत्पीड़न से जुड़ा हो तब सामुदायिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि व्यक्तिगत सुरक्षा को। यानी कि रूल ऑफ लॉ का जो झुकाव है इस परिस्थिति में कमजोर वर्ग की रक्षा की ओर होगा, न कि सबको बराबर सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से होगा। तीसरी बात जो इस निर्णय से निकलकर बहुत क्लियरली सामने आती है वह है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा। इस केस का एक सबसे खास पहलू यह है कि हमला वोट डालने से इनकार करने पर हुआ था। इसका मतलब यह है, यह केवल व्यक्तिगत हिंसा नहीं है, बल्कि यह मताधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी का भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि SC/ST मतदाता स्वतंत्र रूप से वोट नहीं डाल पाएंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा, और इसीलिए यह फैसला लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक न्याय दोनों ही पहलुओं की रक्षा करता है। इसके साथ साथ जो चौथी बड़ी चीज इससे निकल करके आ रही है वो न्यायिक अनुशासन की है। चौथी बड़ी चीज जो निकल करके आ रही है वो न्यायिक अनुशासन की है, जुडिशियल डिसिप्लिन की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि हाई कोर्ट और निचली अदालतें जमानत की सुनवाई के दौरान कभी भी साक्ष्यों पर गहराई से जांच नहीं कर सकती हैं। वो मिनी ट्रायल नहीं कर सकती उसके पहले। उनका काम केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया आरोप बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर नहीं बन रहा है तभी वो जमानत की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकती हैं। अगर प्रथम दृष्टया किसी पर अपराध बन रहा है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। और इसके साथ साथ इस निर्णय से एक चीज और भी क्लियर होती है कि हमारी विधायिका की मंशा का सम्मान किया गया है। जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था उसका कहीं ना कहीं सम्मान किया गया है। संसद ने 1989 में और फिर 2018 में इस एक्ट में संशोधन किया और स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत पर रोक बहुत आवश्यक है। यह फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी दोहराया गया कि अदालतों को संसद की मंशा का भी सम्मान करना चाहिए। इससे न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन और सहयोग की भावना भी बढ़ेगी। अब इसके साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि इसी तरीके से इस तरीके के मामलों में अन्य निर्णय सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे हैं इसके पहले। तो अगर हम देखें तो स्टेट ऑफ MP वर्सेस रामकृष्ण बलोथिया का केस है 1995 का, जिसमें कहा गया कि सेक्शन 18 वैलिड है, आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन नहीं कर रहा है सेक्शन 18। दूसरी चीज, बिलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र का केस है 2012 का। कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल स्टेज पर डिटेल्ड एविडेंस एग्जामिन नहीं करना चाहिए, यह इस केस में कहा गया। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2020 का। पार्लियामेंट को यह बार लगाने का अधिकार है कि वह एंटीसिपेटरी बेल ना दे, और SC/ST एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, यह इस केस में कहा गया। और सौरभ काशीनाथ महाजन केस 2018 का है, जिसमें कोर्ट ने इनिशियली कुछ रिलैक्सेशंस दिए थे, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके उसे फिर से इस बार को रीस्टोर कर दिया। ये महत्वपूर्ण केसेस हैं, आपको ये केसेस भी याद रखने पड़ेंगे जब आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे होंगे, जब आप UPSC की तैयारी कर रहे होंगे। आप देखिए वीडियो में एक निर्णय से हम जितने डायमेंशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए हर एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। हर एक डायमेंशन की डेप्थ में जाकर के एनालिसिस करने का उद्देश्य यह है कि आपका यह टॉपिक पूरा तैयार हो और आपके पास पूरा राइटअप भी हो जब आप UPSC के लिए तैयारी कर रहे हो, मेंस में राइटिंग कर रहे हो। किसी भी निर्णय से कितने संदेश और कितने इंटरप्रिटेशंस जाते हैं वह भी आपको समझ में आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। कल शाम को 7 बजे एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया स्टडी IQ IAS हिंदी के द्वारा। महत्वपूर्ण है कि 2026 के लिए यह बैच आपको मिल रहा है 7,499 का, 13,999 का और 16,999 का। अगर आप 2027 या 2028 के लिए भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये मिशन सक्सेस सेल अवेलेबल है। आपको क्या करना है कि आपको इस सेल्स का फायदा अगर लेना है तो आपको ये कोड इस्तेमाल करना होगा PK Live, और इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आपको ये हैवीली डिस्काउंटेड फीस मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो मिशन सक्सेस सेल है ये केवल 20 सितंबर तक ही आपके पास उपलब्ध है। 20 सितंबर के बाद ये सेल ऑफ हो जाएगी और आपको इस डिस्काउंट का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने भी 2026 को टारगेट किया हुआ है उन लोगों के लिए ये लास्ट चांस है। मिनिमम फीस में आपको सब कुछ पूरी तैयारी मिल रही है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा और दशा प्रदान कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।